22। तो इट्स बिगिन। ये क्वेश्चन मेरे ईयर का क्वेश्चन है, मतलब जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल ये वाला सवाल आया था। ये पहला क्वेश्चन था पास पेपर्स का, वो पास पेपर बोलो एग्जाम का यस में। ये इसको देखते ही ना जिसे कहते हैं कि हवास बाख्ता हो गए थे मेरे। इतना बड़ा सवाल एक अनसर्टेनिटी का कोई इंसान कैसे दे सकता है? ये तो गलत क्या है, ज्यादती की है। पहली मरतबा एग्जाम दे रहा है बंदा एएस का और ऐसा सवाल भी क्वेश्चन नंबर 1, आगे पता नहीं क्या दिया होगा उसने। ये वैल्यूज काफी बड़ी थी, क्वेश्चन काफी खतरनाक से थी। सवाल भी था 2, 3, 5 और 6 मार्क का। डर तो लगा था। क्या बहरहाल इतना डिफिकल्ट है नहीं है जितना उस वक्त मुझे लग रहा था। कुछ वजूहात थी वो बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि a volume V of liquid flowing in time t through a pipe of radius r is given by the equation V upon t equals pi pr4 upon 8cl. तो बोलते हैं we appease the pressure difference between the ends of the pipe of length L. C depends on frictional effects of liquid. An experiment is performed to determine C. Measurements made are shown in figure 1.1. आपको V upon T का एक डेटा कलेक्ट करके दिया गया है in 10 power minus 6. आपको प्रेशर गिवन है in 10 power 3. आपको R यानी रेडियस गिवन है in millimeters और लेंथ गिवन है in meters. बोलते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C. C की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो C की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए मेरे पास ऊपर फंक्शन है तो मैं उसको रीअरेंज करके लिख दूंगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, V अपॉन T को एक साथ एक एंटिटी ट्रीट करना सही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो वैल्यू दी गई है वो V अपॉन T की गिवन की गई है, ना कि V और T की सेपरेटली। तो ये हो जाएगा C इक्वल्स पाई PR4 अपॉन 8 V अपॉन TL। V अपॉन T एक साथ ट्रीट हो रहा है। अब यहां से आगे चलते हैं। वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर। पाई P की वैल्यू है 2.5 एक्सपोनेंट 3। R4 R है 0.75, लेकिन ये मिली में है तो बेटा मिली रिमूव करना पड़ेगा। 10 पावर माइनस 3 लगाएंगे हम मिली रिमूव करने के लिए, क्योंकि मिली जो है उसका प्रीफिक्स होता है 10 एक्सपोनेंट होता है 3 पावर माइनस 3। बेटा मिली मैंने इसलिए रिमूव किया क्योंकि हम SI बेस यूनिट्स के अंदर काम करते हैं ना, ऐसे बेस यूनिट्स के अंदर वर्किंग करने के लिए, इसलिए हमने वहां से मिली का जो एक्सपोनेंट है वो हटाया। वरना क्योंकि देखो ना आंसर देखो, न्यूटन सेकेंड मीटर पर की पावर -2 सारे ऐसे यूनिट्स में आ रहे हैं। मिली लगा रहता तो फिर हमारा आंसर का यूनिट गलत हो जाता ना। एक मिली में है, एक मीटर, एक खाली मीटर में, एक मिलीमीटर में। इस वजह से हम सबको एक यूनिट में रखते हैं। अगर लेंथ है तो सब मीटर्स में होने चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, जरा किसी को क्लास मसला हो रहा है।
हाँ बेटा मैं 1 मिनट बताता हूँ, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने स्क्रीन पर। मेरे बच्चे हीरा भी रख रहा हूँ मैं, अभी मैंने आंसर थोड़ी निकाला है। 8 जब v अपॉन t की बारी आती है 1.2 एक्सपोनेंट -6 और फिर लेंथ 0.25। हाँ बिल्कुल 1.2 एक्सपोनेंट -6 रखेंगे। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाँ बेटा भी तो मैंने बताया था कि आपको सबको एक यूनिट में रखना होता है। आप एक को मिलीमीटर के अंदर बाकी सबको मीटर में थोड़ी रखते हो। ठीक है, जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ लिख देते हैं 1.035 एक्सपोनेंट -3। ब्रिलियंट, शाबाश। 1.035 एक्सपोनेंट -3। अच्छा, जो रूल आपके पास है वैल्यूज रखने का, वो रूल भी समझिए। वो रूल ये है कि मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप मल्टीपल क्वेश्चन मतलब मल्टीपल वैल्यूज किसी इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हो ना, तो उसका आंसर देने का तरीका ये होता है कि the number of significant figures in your answer should be equal to the least number of significant figures of your data। मैं जुमले को लिख देता हूँ कि number of significant figures in answer should be equal to the least number of significant figures of data। or one more than that। इस जुमले का मतलब ये है कि आप अपने डाटा के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए। ठीक है, अगर मैं v अपॉन t देखूं तो इट्स 1.20। बेटा ये आपके पास लिखे हुए हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2.50 3 significant figures, 0.75 2 significant figures, 0.250 3 significant figures। सही, ये हमारे पास जो डाटा है ये इतने इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है। तो हमें जो अपना आंसर लिखना है वो लिखना है इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 2 या उससे एक ज्यादा जाया जा सकता है। इसलिए मैं इसको, अब ये लिखा है मैंने 1.035, ये है चार सिग्निफिकेंट फिगर्स ना। 1035, जब भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ जाता है ना तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अब ये मतलब उसकी अहमियत होती है, उस जीरो को हटाने से पूरा नंबर या उसकी वर्थ चेंज हो जाती है असल में। तो सोचे ना अगर यहाँ से मैं 0 20 से उड़ा दूँ तो ये 1.035 की जगह एकदम से 135 हो जाएगा, 1.35 हो जाएगा। तो वैल्यू चेंज हो गई ना बिल्कुल एकदम से। तो ये जीरो अहमियत कहाँ मिले, इस जीरो की वैल्यू है। लेकिन डेसिमल से पहले अगर कोई जीरो लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 0.250, तो ये जो जीरो लिखा हुआ है ये किसी अहमियत का नहीं, इसके पीछे 10 जीरो और लगा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे।
क्योंकि उस जीरो के आपसे कोई कैलकुलेशन का कोई ताल्लुक थोड़ी है। और इसी तरह डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो लिखा है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। क्यों सिग्निफिकेंट होता है? डेसिमल के बाद लिखे जाने वाला जीरो आपको किस चीज के बारे में बताता है? डेसिमल के बाद लिखे जाने वाला जीरो आपको बता रहा होता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर डेसिमल के बाद मिसाल के तौर पे मैंने एक अपने मीटर रूल से लेंथ ली है, सही, मीटर रूल से लेंथ आ रही है मेरे पास 20.0 सेंटीमीटर्स, तो ये जो जीरो लिखा है ना डेसिमल के बाद, ये फजूल नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि मैं अपने मीटर रूल से डेसिमल के बाद एक प्लेस तक वैल्यू नोट कर सकता था। अभी मेरा आंसर एग्जैक्टली जो है वो 20 आया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 20.0 लिखा है। अगर 20.1 होता तो मैं 20.1 लिख रहा होता। तो डेसिमल के बाद वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। इसलिए डेसिमल के बाद लिखे जाने वाले जीरोस ये सिग्निफिकेंट होते हैं। इसी तरह ये भी 20 का जीरो जो है सिग्निफिकेंस में आता था। खैर अभी तो हम आगे चलते हैं, इसके मैं रूल्स अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो मैं इसको 1.04 कर देता हूँ, एक्सपोनेंट -3, ठीक है। ये आपके पास c की वैल्यू है 1.04 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब आता है असल काम, अनसर्टेनिटी निकालनी है सी के अंदर। अगर आपको अनसर्टेनिटी चाहिए सी के अंदर, आपने फंक्शन आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बेटा आप लोग मुझे इसका जो फॉर्मूला है आप क्या समझते हो क्या होना चाहिए, डिजाइन करके दो। तो आप मुझे इसका फॉर्मूला डिजाइन करके दो अपने पास, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसकी इक्वेशन डिजाइन करो और स्नैप भेजो। मुझे आंसर नहीं चाहिए अभी खाली, मुझे सिर्फ इक्वेशन चाहिए। याद रखना कुछ बातें, v अपॉन टी जो है ये एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट होगा, इसको अलहदा अलहदा मत ट्रीट कर देना, क्योंकि जो आपको डाटा गिवन है उसमें v अपॉन टी का डाटा गिवन है, v अपॉन टी का टोटल डाटा गिवन है, v और t का अलग अलग डाटा नहीं गिवन। इस चीज का ख्याल रखना। बाकी तो आपको मैंने बताया था कि भाई कोफिशिएंट्स के साथ क्या किया जाता है। मेरे बच्चे कोफिशिएंट्स इंक्लूड नहीं होते ना, मैंने आपको कहा था कोफिशिएंट्स जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई रूल आ जाए कोफिशिएंट्स इग्नोर हो जाएंगे। कोफिशिएंट्स सिर्फ आता है जब प्लस माइनस का कोई सिलसिला चल रहा हो, इसके अलावा कभी भी कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो ये पाई हो गया, ये 8 हो गया, दे वोंट बी इंक्लूडेड इन योर आंसर। ठीक है जैनब, बेटा इसको करेक्ट कर लो, बाकी आपने सब कुछ सही लिखा था। समाना परफेक्ट इक्वेशन है। अब बेटा इसके अंदर वैल्यूज रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप रख के सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं भी सॉल्व करना मैं सिखा दूँ। ठीक है हीरा, करेक्ट इक्वेशन ड्राफ्ट किए बेटा आपने। कहाँ साहब परफेक्ट। बाकी भी जरा भेजिए ताकि मैं आप लोगों की इक्वेशंस वगैरह चेक करूं। अब ये बेटा करेक्ट इक्वेशन है। ये कौन है? जोहा, your equation is correct as well. So you guys now have an idea how to design an equation. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे,
अब लिखोगे डेल्टा सी ओवर सी इक्वल्स डेल्टा पी ओवर पी प्लस 4 डेल्टा आर ओवर आर प्लस डेल्टा v by t अपॉन v by t प्लस डेल्टा एल ओवर एल। ये आपने इक्वेशन जो है यहाँ पे ड्राफ्ट करके लिख दिया। अब आप इसमें वैल्यूज रखोगे। सही, c की वैल्यू आपके पास है 1.04 एक्सपोनेंट माइनस 3 डेल्टा p ओवर p। देखो मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब भी कभी आप इस तरह के कोई सवाल अटेम्प्ट करना शुरू करें, जब भी कभी इस तरह के कोई सवाल अटेम्प्ट करना शुरू करें तो एक्सपोनेंट्स को, कन्वर्जन्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। मैं यही कहा था ना, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के अंदर आपको एक्सपोनेंट्स को और इन यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप न्यूमरेटर के अंदर भी वो एक्सपोनेंट लिखोगे, डिनोमिनेटर में भी वो एक्सपोनेंट लिखोगे। लिखने का फायदा क्या? ये मिसाल देता हूं मैं। जब प्रेशर लिखा हुआ मैंने यहाँ पे डेल्टा पी ओवर पी, अनसर्टेनिटी इन प्रेशर 0.05 है, एक्सपोनेंट 3 लगा हुआ है। अगर कोई बोलता है सर एक्सपोनेंट 3 भी लिखा जाए, सही है, 0.05 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 2.5 वैल्यू है, उसके साथ भी एक्सपोनेंट 3 आएगा। तो फायदा है कि एक्सपोनेंट 3 लगाने का, तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। मैंने इसलिए कहा था कि एक्सपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। आप बगैर एक्सपोनेंट लिखे, बगैर कन्वर्जन किए सवाल को हल कर सकते हो जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को डील कर रहे होते हो। तो यहां से मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। प्लस 4 डेल्टा आर हो जाएगा हमारे पास 0.01 अपॉन 0.75, delta v upon t will be 0.01 upon v upon t, that is 0.2 plus 0.001 upon 0.250। यहाँ से आप डेल्टा सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जरा मुझे आप सॉल्व करके बता रहा हूँ कि डेल्टा सी की वैल्यू क्या आ रही है। Zero point zero five divided by 2.5 plus 0.001 divided by 0.250। नहीं बेटा तहा 0.077 तो नहीं आ रहा। हाँ ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है हेरा, बिल्कुल अभी है करेक्ट। हेरा ये एक मिनट, ये एक्सपोनेंट -8 कैसे चला गया? 9.17 एक्सपोनेंट -8 तो नहीं आना चाहिए। नहीं जोहा, जोहा वैल्यू गलत है बेटा। जैनब बेटा ठीक आंसर है आपका। देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, मेरे पास जो आंसर आ रहा है, आ गया कैलकुलेटर, आ गया मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.91 एक्सपोनेंट -5।
ये आ रहा है आंसर। मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज रख के सॉल्व किया है, तो उसके लिहाज से आंसर मिला। 8.87 कैसे बन रहा है तुम लोगों का? 8.84, 8.7, कोई राउंड ऑफ किया क्या कुछ? 1.035 अगर इस्तेमाल किया होगा तो हो सकता है उसकी वजह से गड़बड़ हो रही हो। अगर किसी ने 1.035 यूज किया तो फिर तो खैर कहा जा सकता है कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत लेवरेज है, लेकिन चलो खैर। 8.9 मेरे पास बन रहा है, 8.84 आपके पास बन रहा है, राउंड ऑफ होकर खैर वो 8.9 की तरफ या 8.8 की तरफ जा सकता है, तो इसमें मुझे कोई इतना मसला नहीं। असल चीज तो ये है कि आखिरी का आंसर देखा जाए। ठीक है हीरा, आपने हो सकता है 1.035 यूज किया होगा। देखो जब आखिर में आंसर देना है हमने यहाँ पे, तो हमारे पास c की वैल्यू है 1.04 एक्सपोनेंट माइनस 3, और डेल्टा c की वैल्यू है 8.91 एक्सपोनेंट माइनस 5। सबसे बड़ा मसला ये है दोनों के एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। पहले तो एक्सपोनेंट सही करो भाई इनके। एक्सपोनेंट सही करने के लिए मुझे इस एक्सपोनेंट माइनस 5 को एक्सपोनेंट माइनस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डेसिमल 2 नंबर पीछे जाएगा। 0.0891 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब जो मेरी वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, तो मेरी अनसर्टेनिटी भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक होनी चाहिए, उससे आगे नहीं जा सकती। तो आई हैव टू राउंड दिस थिंग अप टू डू डेसिमल प्लेसेस ओनली। 0.0891 लिखा है, ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 0.09 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 1.04 प्लस माइनस 0.09 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। बस समझ में आई, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटा जब पावर लगी हुई होती है ना किसी वेरिएबल के ऊपर, तो वो पावर जो है वो कोफिशिएंट बन के आपके अनसर्टेनिटी के साथ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये पावर का रूल था। जब हमने पावर के रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी कभी किसी वेरिएबल में पावर हो तो वो अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 0.05 अपॉन 2.50, वही जो तुमने ठीक लिखी हुई है। हो सकता है राउंड ऑफ कर करके ऐड किया होगा, इस वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा होगा, वरना ये है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर दिया करो, आंसर सेम आता है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं फिर जरा हम। अब एक थोड़े भारी सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से सारे सवाल हो ही जाएंगे। हम्म, चलो इसमें एक काम करते हैं, ये है क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 23 का। अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 23 का सवाल। तो अगर आपके पास, मेरे पास इसका रेफरेंस है, लिख लो। अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 23। और पहला पार्ट जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, या खुद करने की कोशिश करो। पहला पार्ट था टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ इज गिवन। सही है, के आर क्यूब अपॉन एम, अंडर रूट लगा हुआ है उसमें पूरा। आपको बोला गया है ऐसा बेस यूनिट चाहिए आपको के की। इसमें टी टाइम पीरियड है, आर आपके पास रेडियस है, एम आपके पास मास है, आपको के की वैल्यू चाहिए। लगाओ जरा दिमाग और मुझे बताओ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
इन टर्म्स ऑफ ऐसे भी यूनिट निकालना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी इसकी। चलो तुम लोग वैल्यू निकालने के लिए सोच में पड़ गए इसका आंसर कहाँ से आया। सिर्फ के की वैल्यू मालूम कर दिया इन टर्म्स ऑफ ऐसा इन टर्म्स ऑफ ऐसा रेशियो। चलो आप लोगों के आंसर्स तो आए, जरा मैं भी देख लूं क्या आंसर होते हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है मेरे बच्चे के, अभी हाँ मेरे बच्चे के का यूनिट तो निकालो, आपने तो सिर्फ इसको रीअरेंज किया। अब इसमें मास की जगह किलोग्राम, टाइम की जगह सेकंड्स और रेडियस की जगह मीटर रखो और मालूम करो यूनिट क्या बन रहा है। समाना बेटा आपने मीटर की पावर में कुछ गड़बड़ की है। मीटर की पावर में कोई प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी, मीटर की पावर को जरा देखो। मुश्तबा आपने भी मीटर की पावर में कोई प्रॉब्लम की है, बाकी सब सही लिखा हुआ है, मीटर की पावर में गड़बड़ है। आखिर में आता था मीटर एकदम से मीटर स्क्वायर क्यों हो गया भाई, क्यूब चल रहा था वो। हीरा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है भाई मैंने, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है समाना। ठीक है सही। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है मरियम बेटा, आपका भी आंसर देख लिया मैंने, करेक्ट है। इट वॉज इजी स्टफ, आप आराम से डिटर्मिन कर सकते थे इसको। ठीक। आपने सब्जेक्ट बना दिया था के को, सबसे पहले जब के को सब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया था टी स्क्वायर एम अपॉन आर क्यूब। बस टाइम की जगह सेकंड्स आया, मास की जगह किलोग्राम्स आया, रेडियस की जगह मीटर का हो गया क्यूब। तो सेकंड इंटू, सॉरी सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो मुझे सॉल्व करवाना था असल में, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच पे सवाल था। हाँ बेटा सादा आपका भी करेक्ट है। क्वेश्चन ये कहता है कि डेटा फॉर पर्टिकुलर सैटेलाइट इज गिवन इन फिगर 2.1। इसमें क्वांटिटी वगैरह दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है और एम की वैल्यू, लेकिन जो अनसर्टिनिटी दी हुई है वो परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ना कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी या फ्रैक्शनल, कुछ भी नहीं, एप परसेंटेज अनसर्टिनिटी। जब बोलते हैं कैलकुलेट के एंड इट्स एक्चुअल अनसर्टिनिटी इन एसआई यूनिट्स, के की वैल्यू मालूम करें और इसकी एक्चुअल अनसर्टिनिटी निकालिए इन टर्म्स ऑफ द एसआई यूनिट्स। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो फंक्शन है वो पहले तो लिखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी का रूल क्या होता है, मतलब अनसर्टेनिटी की इक्वेशन क्या बनेगी जो ऊपर गिवन है उसके हिसाब से। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जब भी अनसर्टेनिटी की इक्वेशन लिखने जाओ, जब भी अनसर्टेनिटी की इक्वेशन लिखने जाओ तो पहले उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेना जिस वेरिएबल के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी हो आपने। सही, जब भी कभी अनसर्टेनिटी किसी भी फंक्शन में निकालनी हो तो पहले उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेना, उसके बाद फिर उसकी इक्वेशन डिजाइन करना। गलती कहाँ होती है अगर ऐसा नहीं करोगे तो? मैं बताता हूँ गलती कहाँ करते हो। अज्यूम करो मैं आपको बोलता हूँ कि टाइम पीरियड का फंक्शन जो है वो इक्वेशन बनानी है। अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, सब आ गया मेरे पास। ठीक है, के की पावर हाफ, आर की पावर 3/2, एम की पावर हाफ। मुझे क्या चाहिए था, मुझे के में अनसर्टेनिटी चाहिए थी ना। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इस फंक्शन को, जब इस फंक्शन को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा टी ओवर टी इक्वल्स हाफ डेल्टा के ओवर के प्लस 3/2 डेल्टा आर ओवर आर प्लस 1/2 डेल्टा एम ओवर एम। ये लिख दिया जाएगा। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि जब आपको के का चाहिए था तो आप ये सब कुछ उठा के इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसे। क्योंकि हम तो अलजेब्रा के रूल्स जानते हैं ना, हमें अलजेब्रा के रूल्स मुझे पता है कि भाई अगर हम उसको उधर लेके जाएंगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एडिशन तो होनी नहीं है इसमें। ये चीज गलत है, ये सरासर गलत है। ठीक है, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, कभी भी अनसर्टेनिटी को पता है सब्ट्रैक्ट का होती नहीं है, तो आप पहले उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, के को सब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इक्वेशन डिजाइन करूंगा के की। सो दिस वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, के इक्वल्स पी स्क्वायर था एम अपॉन आर क्यूब था। ठीक, अब इधर हम लिख सकते हैं इस चीज को कि भाई डेल्टा के ओवर के इक्वल्स टू डेल्टा टी ओवर टी प्लस डेल्टा एम ओवर एम प्लस 3 डेल्टा आर ओवर आर। सही, उसने जो हमें अनसर्टेनिटीज दी है वो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी है। जो वैल्यूज दी है वो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दे दी, ये तो फ्रैक्शन लिखी हुई है। अगर मैं दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये भी और ये भी। अब अगर आप गौर करो, ये जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं बन गया के में? डेल्टा के अपॉन के इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के। ये तरह से यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। ये तब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई हमारे पास। बेटा 100 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया आसान, क्योंकि मुझे अपनी इक्वेशन को परसेंटेज की अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट करना था। मेरे पास जो गिवन था वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी, मुझे कन्वर्ट करना था उसको परसेंटेज में। तो मुझे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज गिविंग वो इक्वेशन बनी हुई थी, मैंने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज बन गई। मतलब अब मैं इसको लिख सकता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के इक्वल 2 टाइम्स
percentage uncertainty in T plus percentage uncertainty in M plus 3 times percentage uncertainty in R. मैं ये लिख सकता हूँ इस चीज को। तो मुझे क्वेश्चन गिवन है, इस पर डाटा है कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन K इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा T percentage is 0.5%, delta M is 2% और delta R percentage is 1%. आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल गई K के अंदर, ये 1 + 2 3, 3 + 3 6%, कि भाई K में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है दैट इज 6%। ये चीज आपके पास आ गई। अब आप इसको ब्रेक करके वापस लिख सकते हो, डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 इक्वल 6%। यहां से आप डेल्टा K की वैल्यू निकाल लो, 0.06 मल्टीप्लाई बाय K। बस K का आंसर आपको चाहिए। K का आंसर निकालने के लिए वैल्यूज गिवन है, वो तो वैसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे K लिखना भी तो है। K की वैल्यू को भी डिटरमिन कर लेता हूँ, इधर साइड पे डिटरमिन कर लेता हूँ। T स्क्वायर मतलब 8.64 एक्सपोनेंट 4 स्क्वायर, सही। M मास है 6 एक्सपोनेंट 24 अपॉन रेडियस जो है 4.23 एक्सपोनेंट 7 का क्यूब। यहां से आप K का आंसर निकाल सकते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 5.9 एक्सपोनेंट 11। ये चीज हमारे पास आ गई 5.9 एक्सपोनेंट 11। जहां से आप डेल्टा K भी निकाल सकते हैं। Turns out to be 3.55 exponent 10. ये डेल्टा किया। अब लाजमी बात 3.5 एक्सपोनेंट 10 तो नहीं लिखूंगा, एक्सपोनेंट 11 में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को पीछे लेकर आओगे तो एक्सपोनेंट 11 हो जाएगा, क्योंकि जब आप डेसिमल पीछे लेके जाते हो पावर बढ़ती है। 0.355 एक्सपोनेंट 11, तो जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो मैं लिख सकता हूँ 5.9 एक्सपोनेंट 11 प्लस माइनस 0.4 एक्सपोनेंट 11। जो वैल्यू लिखेंगे 5.9 एक्सपोनेंट 11 प्लस माइनस 0.4 एक्सपोनेंट। ये चीज मुझे असल में सिखानी थी कि आप किस तरह से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एक और रास्ता भी होता है। इसका एक और रास्ता क्या होता है, एग्जामिनर ने आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी थी, इससे उसने आपको डेल्टा T परसेंटेज दे दिया था 5%, और आपकी जो इक्वेशन थी वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थी। तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल 5%, 100 जाके बाद डिवाइड होगा, डेल्टा T अपॉन T किसके बराबर हो गया 0.05 के। मतलब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 100 से डिवाइड करें, आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी।
0.05 वैल्यू आ गई आपके पास। आप इसी तरह से m को भी कर सकते थे, इसी तरह से r को भी कर सकते थे। तो आपको पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। मतलब आप ये लिख सकते थे भाई 0.05, सही है, जो सिर्फ 5% नहीं था, 0.5% था, तो 0.005 हो जाएगा। 0.005, 0.01 और 0.02 ये आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज हो गई। ये डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू हो जाती, ये डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू हो जाती है, डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू हो जाती। अब आप यहाँ पे इनको डायरेक्टली प्लेस कर सकते थे, तो आपके पास डेल्टा के अपॉन क्या आ गया। तो आप चाहो तो अपनी इक्वेशन को परसेंटेज में बना दो, आप चाहो तो अपनी जो अनसर्टेनिटीज है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। इन दोनों तरीकों से आप अपना आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब पूछ लो इसमें सवाल है। इसको देखो, इसमें जो प्रॉब्लम है बेटा, जो ना समझ में आओ उससे पूछ लो। 6 कहाँ से आया बेटा, ये इन सबको ऐड करके आया ना, 2 इंटू 0.5 प्लस 2 प्लस 3, ये लीजिए हीरो। ठीक है, किसी को कोई सवाल इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो बेटा प्लीज पूछ लो। ठीक है भाई, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आज का लेसन अभी पे एंड करते हैं। सही, आप लोग अभी तो फिर आपके पास पॉसिबल्स वगैरह है नहीं, थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करो बेटा। रफ पेपर वगैरह की एप्लीकेशन तो फिलहाल आप लोगों के पास है ना। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी वगैरह के, एमसीक्यूज के भी कर सकते हो, उनको करना शुरू करो। अगर कहीं कोई मसला हो, कोई इक्वेशन ऐसी हो जो ना याद हो, तो बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, मैं उसमें बता दूंगा। कुछ सवाल इसमें ऐसे आते हैं जो आगे के चैप्टर से लिंक्ड होते हैं ना, तो उसकी इक्वेशंस नहीं याद होती, तो एक बार मसला हो जाता है। सर परसेंटेज डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि पहले परसेंटेज का फॉर्मूला 100 करके ड्राइव करेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि था देखो ना, उस इक्वेशन के अंदर जो गिवन है वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो जब तक उसको परसेंटेज बनाओगे नहीं, उस वक्त तक कैसे आप अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी का रख सकते हो? इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखो। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। आज पोर्टल से लॉगिन किया, आज फिर मैसेज दे दी। भाई काम करो अब्दुल्ला साहब। सही बेटा, क्लास एंडेड तो